आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करना है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फरवरी में पेपर होने वाला है, उसमें आप लोग की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए हम शाम को 8 बजे डेली अपलोड वीडियो को अपलोड करेंगे। यहाँ से वीडियो आप लोग डेली देखा करिए। यहाँ से आप लोगों का साइंस मैथ, यहाँ पर आप लोग को जो क्लास 10th के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली अपलोड करते रहेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का पेपर होने वाला है, जो 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। और यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो है साइंस के लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं हम। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया की परिभाषा। संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। इसका परिभाषा साथ में इसका उदाहरण क्या होता है और कैसे यहाँ पे एग्जाम में लिखना है, यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और छोड़ना नहीं है वीडियो को। बात करते रहते हैं संयोजन अपक्रिया। अगर एग्जाम में पूछ लिया कंबाइंड रिएक्शन क्या होता है, कंबाइंड रिएक्शन क्या होता है, संयोजन अपक्रिया को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में से कंबाइंड रिएक्शन भी बोलते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका इंग्लिश में पूछ सकता है और हिंदी में पूछ सकता है। यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरीके मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर कंबाइंड रिएक्शन पूछा जाए वो क्या होता है, संयोजन अपक्रिया को ही क्या कहते हैं, कंबाइंड रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है, संयोजन अपक्रिया कहलाता है। सिंपल से परिभाषा है यहाँ पर। इसका क्या करना है, संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन का क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसका यह सिंपल से यहाँ पर उदाहरण दिया गया। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वियोजन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अपक्रिया क्या होता है यहाँ पर, वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जल को यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जल को यहाँ क्या टूटेगा, यहाँ किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। यहाँ पर क्या रहा है, अपघटित हो रहा है, टूट रहा है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके कुछ लक्षण है। यहाँ पर संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया के लक्षण, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आप लोग सटीक आंसर देना है। यहाँ बोर्ड एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा गया ना उतना ही आंसर दीजिए वहाँ पर। यदि आप लोग एक्स्ट्रा कोई पॉइंट जानते हैं ना, वहाँ पे वीडियो में जरूर कवर कीजिए, नोट पॉइंट बनाकर एग्जाम में जरूर लिखना है। यहाँ पर संयोजन अपक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है। संयोजन अपक्रिया में क्या बताया गया, यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बनाता है। नए पदार्थ की संरचना में क्या होता है, बदलाव होता है। और अपक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कवर करा दिया यहाँ पर लक्षण में। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं यही वियोजन अपक्रिया में। वियोजन अपक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। वहां क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा था, टूट रहा था। यहाँ पर एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बताया गया है पदार्थों की संरचना में क्या होता है, बदलाव होता है, चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है अपक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो अपक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन देखने को हमें मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन अपक्रियाओं के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है महत्व, संयोजन अपक्रिया के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, कंबाइंड रिएक्शन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों के गुणों में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वियोजन अपक्रिया में। वियोजन अपक्रिया में पदार्थों का विघटन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये हमारा पहला आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर उसकी परिभाषा के रूप में बताना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हेडिंग है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक्सोथर्मी रिएक्शन क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और पर्यावरण में ऊष्मा का संचार होता है। वो क्या कहलाते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक्सोथर्मी रिएक्शन कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन साथ क्रिया कराने में क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। ऊष्माशोषी अपक्रिया एंडोथर्मी रिएक्शन। एंडोथर्मी रिएक्शन ऊष्माशोषी अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और पर्यावरण से ऊष्मा का संचार होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाते हैं।
उदाहरण में इसको देख रहे हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा के साथ यहाँ क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया में के लक्षण, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लक्षण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, पर्यावरण में ऊष्मा का संचार होता है, तापमान में वृद्धि होती है, अपक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, अपक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊर्जा का अवशोषण होता है, पर्यावरण से ऊष्मा का संचार होता है, तापमान में कमी होती है, अपक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। अपक्रिया में ऊर्जा का उपयोग देखने को मिलता है यहाँ पर। इन अपक्रियाओं के महत्व, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊर्जा का उत्पादन, तापमान में वृद्धि, रासायनिक अपक्रियाओं में उपयोग, रासायनिक अपक्रियाओं में उपयोग। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊर्जा का अवशोषण होता है, तापमान में कमी होता है, रासायनिक अपक्रिया में उपयोग, रासायनिक अपक्रिया में उपयोग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखें यहाँ पर, कैसे लिखना है यहाँ पर, इसको देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है यहाँ पर, जिसमें अपक्रिया का प्रतिभागी और उत्पाद शामिल हो, जिसमें क्या हो, यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो, शामिल हो। यहाँ पर अपक्रिया के प्रकार की पहचान करें, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपक्रिया के प्रकार को पहचान करना है। यहाँ पर समीकरण के आधार पर अपक्रिया के प्रकार की पहचान करें, जैसे यहाँ पर संयोजन, वियोजन, विस्थापन आदि, ये सब क्या है यहाँ पर, अपक्रिया के प्रकार को क्या करना है, पहचान करना है। यहाँ पर इसको बताना है। यहाँ पर संतुलन की आवश्यकता की जांच करें, संतुलन की आवश्यकता की जांच करें। यहाँ पर समीकरण में परमाणुओं की संख्या की जांच करें और देखें कि वे क्या संतुलित हैं, वे क्या संतुलित हैं। संतुलन की आवश्यकता की जांच करें, समीकरण में परमाणुओं की संख्या की जांच करें और देखें कि क्या वे संतुलित हैं। संतुलन के लिए गुणांक जोड़ें। यहाँ पर यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो गुणांक जोड़कर संतुलन प्राप्त करें। यहाँ पर संतुलन की जांच करें, गुणांक जोड़ने के बाद समीकरण की जांच करें और देखें कि क्या वह संतुलित है। यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित करना है। जब भी हम किसी रिएक्शन का उदाहरण देंगे ना, वो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, इतना ध्यान देना। यहाँ पर ये हमारा एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया, यहाँ पर उदाहरण को देखते हैं। असंतुलित समीकरण, यहाँ आयरन को ऑक्सीजन साथ क्रिया कराने क्या बनना है, फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 बनना है। ये हमारा रिएक्शन क्या है, यहाँ पर फेरस, यहाँ पर आयरन संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितना दिया गया, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ये हमारा रिएक्शन कैसा है, यहाँ पर असंतुलित समीकरण है। यहाँ पर संतुलित समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर आयरन को ऑक्सीजन साथ क्रिया कराएंगे, क्या हो गया, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या 4 आयरन है, यहाँ भी 4 आयरन है, अब लोहा है। ऑक्सीजन कितना 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 6 है। ये हमारा रिएक्शन कैसा है, यहाँ पर संतुलित समीकरण है। यहाँ पर इसको देख लेना है। संतुलन के नियम क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर संतुलन के नियम, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, गुणक केवल अपक्रिया के प्रतिभागियों के आगे जोड़ा जा सकता है। गुणक कभी भी अपक्रिया के प्रतिभागियों के अंदर नहीं जोड़े जा सकते। संतुलन के लिए गुणांक जोड़ने से पहले अपक्रिया के प्रकार की पहचान करनी चाहिए। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं, यहाँ पर आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर आम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा का उदाहरण यहाँ पर देना है। यहाँ तीनों की परिभाषा, साथ में उसका एग्जाम्पल भी देना है। एसिड, अम्ल की बात करते हैं, परिभाषा क्या होता है पहले, यहाँ पर परीक्षा में बार बार पूछे जाने के प्रश्न है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराना है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 2025 के लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। परिभाषा की बात कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पादन करते हैं। यहाँ पर वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एस्टिक अम्ल CH3COO। एक इसके उदाहरण यहाँ पर अम्ल के उदाहरण यहाँ पर। अब क्षार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यहाँ पर उत्पादन करते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण में बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर अमोनिया NH3, ये क्या थे, क्षार के उदाहरण थे। अब लवण साल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा, लवण अम्ल और क्षार के बीच की अपक्रिया के बने पदार्थ होते हैं और वो जो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं।
वे पदार्थ जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एक किसके साल्ट के उदाहरण है यहाँ पर, क्षार तथा लवण के गुण, क्षार तथा लवण के गुण। यहाँ बात कर लेते हैं अम्ल में, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करते हैं, क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधिकांश अम्ल क्या होता है, तेजाबी होते हैं। अब क्षार में देख लेते हैं यहाँ पर इसका लक्षण, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का उत्पादन करते हैं, अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधिकांश भाग क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ पर अब साल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयनिक यौगिक होते हैं, जल में घुलकर आयन का उत्पादन करते हैं, अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया से बनते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न यहाँ पर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। यह एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग खाना पकाने, सफाई और दवाओं में किया जाता है। सामग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का यूज करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक या Cl का और पानी का यूज हम करते हैं अब इसको बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब विधि में देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर इसको सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में पानी मिलाएं और अच्छी तरीके से मिलाएं। मिश्रण को गर्म करके और यहाँ पर उबाल लें। उबाल के बाद यहाँ मिश्रण को ठंडा करें और फिर इसे फिल्टर करें। यहाँ पर फिल्टर किए गए मिश्रण को सुखाएं और बेकिंग सोडा प्राप्त करना। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर उदासीन रासायनिक समीकरण इसका देखते हैं। यहाँ पर बनाने की विधि में Na2CO3 प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। यहाँ क्या बने, सोडियम कार्बोनेट या CO3 यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अपक्रिया होती है, तो जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग खाना पकाने में, केक और बिस्किट आदि में बेकिंग सोडा का हम उपयोग करते हैं। सफाई में, दांतों की सफाई आदि में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दवाओं में इसका यूज करते हैं और घरेलू उपयोग में इसका यूज करते हैं हम बेकिंग सोडा का उपयोग में। यहाँ कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा बनाने में यह केवल एक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, यहाँ पर इसका उपयोग व्यावसायिक उपयोग में नहीं किया जाता है, उपयोग किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर धवन सोडा बनाने की विधि। धवन सोडा बनाने की विधि में यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग धुलाई, सफाई उद्योग में किया जाता है। अब इसकी सामग्री, इसकी बनाने की विधि में इसकी सामग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी का उपयोग करते हैं बनाने की विधि में। अब विधि में यहाँ मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और अमोनिया को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं। यहाँ पर मिश्रण को गर्म कर उबाल लें। उबाल के बाद मिश्रण को ठंडा करें और फिर इसे फिल्टर करें। फिल्टर किए गए मिश्रण को सुखाएं और धवन सोडा प्राप्त करना है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण NaCl प्लस यहाँ अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ बीच पानी के बीच अपक्रिया होती है जिसमें सोडियम कार्बोनेट और यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर बनता है। धवन सोडा के उपयोग कपड़ों की धुलाई में, सफाई में और उद्योगों में जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि में देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल है जो जिप्सम के पाउडर से बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर POP भी इसे कहते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। CaSO4 हाफ H2O होता है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को देखते हैं। यहाँ पर जिप्सम को पाउडर में बदलें, पाउडर को गर्म पानी में मिलाएं, मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाएं, मिश्रण को सुखाएं और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करें। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यह एक हल्का मजबूत मटेरियल है, यह जल्दी सूख जाता है, यह जल के साथ अपक्रिया करके कठोर हो जाता है, यह एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर है। यहाँ पर अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बिल्डिंग बिल्डिंग निर्माण में, सजावटी काम में, मूर्ति बनाने में, चिकित्सा में, कला और शिल्प में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के फायदे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के फायदे, यह एक मटेरियल है, यह आसानी से उपलब्ध है, यह जल्दी सूख जाता है, यह एक मजबूत मटेरियल है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नुकसान, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नुकसान क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह जल के साथ अपक्रिया करके कठोर जल बनाता है। यहाँ पर यह तापमान के बदलाव प्रभावित होता है। यह एक हल्का मटेरियल है, इसलिए यह एक भारी भार और सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उदासीनीकरण अपक्रिया में देखते हैं। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया से होती है। यहाँ पर जिससे एक लवण और जल बनता है। यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया का समान सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अम्ल और क्षार के साथ क्रिया का नाम क्या बनेगा, साल्ट और जल के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ उदाहरण इसका देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर सोडियम हाइड्रेट के साथ क्रिया का नाम है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर जल के रूप में प्राप्त होगा। या CaNaOH यहाँ क्या बनेगा, साल्ट और जल के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर अगला है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया का नाम क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जल के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ कॉपर सल्फेट और जल के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया के गुण क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होती है। यहाँ पर लवण और जल बनाते हैं। अपक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अपक्रिया में pH मान कितना होता है, यहाँ पर 7 होता है। यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया के उपयोग क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जल के शुद्धिकरण में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में, दवा के निर्माण में, खाद्य उद्योग में, पर्यावरण संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया के महत्व इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अम्ल और क्षार के बीच संतुलन को बनाए रखने में, जल की शुद्धता को बनाए रखने में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोगी में, दवाओं के निर्माण में उपयोगी हैं, पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी होते हैं। धातु और अधातु के बीच में अंतर क्या होता है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं धातु में। धातु आमतौर पर क्या होता है, चमकदार और आकर्षक होते हैं। धातु अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होता है, उष्मा के लिए कुचालक होते हैं। यहाँ विद्युत और धातु आमतौर पर मजबूत और लच्छेदार होते हैं। धातु प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आयन बनाते हैं। यहाँ पर धातु के उदाहरण क्या होते हैं, लोहा जैसे आयरन हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया और चांदी, एक इसके मेटल के यहाँ पर उदाहरण दिए गए। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल अधातु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अधातु आमतौर पर रंगीन और भद्दे होते हैं। यहाँ पर अधातु खराब या सुचालक होते हैं। अधातु आमतौर पर कमजोर और भंगुर होते हैं। अधातु प्रक्रिया भाग लेते हैं, आयन नहीं बनते हैं। अधातु के उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, यहाँ क्या है फास्फोरस, सल्फर आदि, ये सब किसके उदाहरण यहाँ पर धातु नॉन मेटल के। यहाँ पर धातु और अधातु के बीच में अंतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों एक अतिरिक्त परत होती है यहाँ पर, जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यहाँ पर आयनीकरण में आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, धातु में आयनीकरण ऊर्जा कम होती है जबकि अधातुओं की आयनीकरण ऊर्जा अधिक होती है। अपक्रिया में अपक्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है, धातु आमतौर पर अपक्रिया में भाग लेते हैं और आयन बनाते हैं जबकि अधातु आमतौर पर अपक्रिया में भाग नहीं लेते। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर यह एक ऐसी श्रेणी है जिनमें तत्वों को उनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्यवस्थित किया गया। यहाँ पर इस श्रेणी के तत्व उनकी ऑक्सीकरण और यहाँ पर कमीकरण क्षमता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। धातु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एल्कली धातु, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है धातु के यहाँ पर उदाहरण है। एल्काइन की बात कर लेते हैं। अर्थ है मैग्नीशियम, कैल्शियम और इंस्टांसियम, बेरिलियम, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, अन्य धातु, लोहा, तांबा आदि, ये सब क्या है धातु के यहाँ पर उदाहरण में जाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अधातु में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नोबल गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेरान, अन्य गैस कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है धातु के यहाँ पर है। यहाँ उदाहरण मेटेलाइट क्या होता है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम, ये सब क्या है यहाँ पर मेटेलाइट है। यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तत्वों का रासायनिक गतिविधि को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर ऑक्सीकरण करने वाले तत्व धातु होते हैं, कमी करने वाले अधातु होते हैं। दोनों ऑक्सीकरण और कमी करने वाले मेटेलाइट होते हैं। यहाँ पर इस श्रेणी में समझ यहाँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। आज इस वीडियो में हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया। यहाँ पे 10 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के 2025 के लिए, साइंस के लिए, क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।